जय हिंद, जय भारत। कक्षा 6 का हमने चैप्टर 4 मानचित्र तक कंप्लीट कर लिया है। उसी क्रम में आज हमारा अगला चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल है। इसमें हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, जीवमंडल, भूमंडल आदि के बारे में पढ़ेंगे और इसमें उसके बारे में विस्तृत जानकारी तथा कुछ फैक्ट दिए गए हैं जिसे हम आज नोट्स के जरिए कंप्लीट करेंगे। साथ में पीडीएफ भी पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम हर चैप्टर के पहले आपको पीडीएफ रीड करके सुनाते हैं, उसके बाद उसे लघु रूप में समझाने की कोशिश करते हैं और अंत में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं ताकि आपको इस चैप्टर की पूरी विषय वस्तु समझ आ जाए। तो इसी क्रम में चैप्टर शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है, मानव जहां जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। अब भूमंडल की परिभाषा आप देख लीजिए कि भूमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। तो 3 मंडलों के बारे में आपको अब तक पता चला, भूमंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में और जलमंडल के बारे में। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो 4 मंडल हो गए, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। अब हम भूमंडल के बारे में विस्तृत से जानकारी से पढ़ेंगे, विस्तृत जानकारी जहां हमें मिलेगी। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह प्रकृति की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी के जो भूमंडल है, जो इसकी ऊपरली जो सतह है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो जल यानी बड़े महासागरों में और दूसरा स्थल यानी बड़े महाद्वीपों में। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो स्थलीय भाग आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं, वह जलीय भागों से विभाजित हैं। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। तो किसी भी स्थल की ऊंचाई जो है उसे समुद्र की गहराई से मापा जाता है, जो उसके तल से मापा जाता है। तो ये इसमें आपको 7 महाद्वीप और महासागर दिए हुए हैं। एशिया सबसे बड़ा एशिया है महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका है, उसके बाद यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया है। महासागर आप देख लीजिए, इधर प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, उधर भी प्रशांत महासागर है, ऊपर वाला आर्कटिक महासागर है और नीचे एंटार्कटिक महासागर है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। तो जो फैक्ट है आपको याद रखना है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो आपको मेरियाना ट्रेंच जो कि गर्त जो कि प्रशांत महासागर में है, इसकी गहराई याद रखनी है। जो फैक्ट है 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग में इतनी अधिक भी हो सकती है? तो इधर पढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं? ये फैक्ट हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नार्ग शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो इनका अपने नाम ही याद रखने हैं। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी थे और भारत के
तेंजिंग नार्गे शेरपा थे और दोनों 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर अपनी पहली सफलता हासिल की थी उन्होंने। जापान की जुंगो ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी और जो विश्व की पहली महिला थी वो जापान की जुंगो ताबेई थी। ये आपको फैक्ट है, ये ध्यान रखना है। आगे महाद्वीप आते हैं। महाद्वीप के बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा, कितने महाद्वीप पाए जाते हैं क्रम से बताया जाएगा आपको, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं जो विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। मैंने आपको बताया है कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, जो एक दूसरे से अलग हैं और जो जल की वजह से अलग हैं। जे महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्कटिका। तो सबसे बड़ा एशिया है, उससे छोटा हमारा अफ्रीका है, फिर उत्तर अमेरिका है, फिर दक्षिण अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, फिर हमारा यूरोप है और फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया है। तो ये क्रम वाइज है, आप ध्यान रख सकते हैं। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो स्थल का बहुत बड़ा भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप की विशेषताएं बताई जा रही हैं। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में जुराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। अब यूरोप महाद्वीप के बारे में बताया गया है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए कि इसकी स्थिति देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। तो जो उत्तरी ध्रुव है वही है हमारा आर्कटिक वृत्त जो उसके आसपास फैला हुआ है। अब अफ्रीका आता है अगला महाद्वीप। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, मैंने आपको अभी दिखा दिया है। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से विषुवत, मकर और कर्क तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से गुजरती है। तो यह आप आसानी से बता सकते हैं। जो हमारी विषुवत वृत्त है यह अफ्रीका को बिल्कुल मध्य से 2 भागों में विभाजित करती है। जो कर्क रेखा जो ऊपर से गुजरती है, जो हमारी मकर रेखा है वो दक्षिण भाग से इसके गुजरती है। अब उत्तर अमेरिका महाद्वीप आता है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की विशेषताएं देखिए। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। स्थल संधि का मतलब होता है कि 2 स्थलों को जहाँ 2 बड़े बड़े भूभागों को जोड़ने वाला भाग, और जल संधि का मतलब होता है 2 बड़े बड़े जलाशयों जहाँ महासागरों को जोड़ने वाले भाग को जल संधि कहते हैं, और 2 बड़े स्थलों को जोड़ने वाले भाग जहाँ पर वो एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे स्थल संधि कहते हैं। तो स्थल संधि और जल संधि में आपको भेद पता होना चाहिए। कहा जाता है यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए। एक प्रशांत है, अंटार्कटिका है और तीसरा हमारा अंटार्कटिका है, और जो तीसरा है हमारा वो आर्कटिक है जो ऊपर वाला है। अब बता दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इससे पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर है? तो इसके पूर्व में आपको पता ही है अटलांटिक महासागर है, और इसके पश्चिम में कौन सा है? तो वो प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई। चित्र 5.1 दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। तो आपको जो ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे लंबी नदी तो भाई नील नदी है जो अफ्रीका में बहती है,
और विश्व की सबसे बड़ी नदी वो अमेज़न नदी है, जो कि दक्षिण अमेरिका में बहती है। और सबसे लंबी पर्वतमाला जो है विश्व की, वो एंडीज़ है, जो कहाँ है, वो जो दक्षिण अमेरिका में है। अब आगे हमारा ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से यूरोप दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महासागर कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। अगला महाद्वीप आता है हमारा, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है, जहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों जहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र जहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनमें मैत्री है तथा दक्षिण गंगोत्री। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं कि जो हमारा दक्षिण गोलार्ध है उस पर शोध संस्थान भारत के 2 हैं। उनके नाम क्या हैं? तो एक का मैत्री है और दूसरे का दक्षिण गंगोत्री। आगे आता है हमारा जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं, जिसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिमनदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प आदि शामिल है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग एलवन जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। तो अब आपको जल का विभाजन बताते हैं हम। हमारे जो पृथ्वी पर 97 जो जल है वो महासागरों में है और अलवण है, लवणीय है। और जो 2.8 है जल है वो हम मीठा है, लेकिन वो हिम नदियों और भूमिगत जल के रूप में संचित है। और जो पीने योग्य जल जो है हमारा वो 0.03% है। ये आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। अब आते हैं महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। अब गतिशील किन कारणों से रहता है? तो 3 कारण हैं इनके। तरंगे, ज्वार-भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। इन्हीं से जल अस्थिर रहता है। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 4 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है तथा आर्कटिक महासागर है। अब प्रशांत महासागर के बारे में आपको बताया जा रहा है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। जैसे कि जो एशिया था वो स्थल मंडल के 1/3 भाग पर फैला हुआ था, वैसे ही जो प्रशांत महासागर है यह भी महासागरों के जो जल मंडल के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त या फिर मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। तो मैंने आपको दिखाया हुआ है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा एस के अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है, यानी कटी फटी है। इसमें बहुत से जो पोत हैं, हमारे जहाज होते हैं बड़े बड़े व्यापारिक, वो उनके लिए वो उनके खड़े रहने के लिए जगह है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्थरों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। अटलांटिक महासागर व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। आगे आता है हमारा हिंद महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्वी भाग में ऑस्ट्रेलिया स्थित है।
आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो पीछे अपने उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका के बीच में पनामा नहर के द्वारा जल स्थल संधि देखी थी। ठीक है, और उनमें वो उनको स्थल संधि उनमें जो उनको विभाजित करती है बीच में से, वो कौन है? वो पनामा नहर है, या फिर पनामा नहर आप बोल सकते हैं कि वो उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका को विभाजित करती है। और वो स्थल था, वो बड़े दो स्थल एक दूसरे से जुड़ते हैं, उस जगह को स्थल संधि कहते हैं। जल संधि क्या है? जहाँ दो बड़े महासागर मिलते हैं। तो देखिए, यह प्रशांत महासागर से छिछले जो आर्कटिक महासागर है, प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो जो जल संधि है वो स्थल संधि थी। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। वायुमंडल, ये आपको वायुमंडल की परतों के बारे में बताया गया। वायुमंडल की 5 परतें हैं। इसे आप एक ट्रिक के द्वारा भी ध्यान रख सकते हैं। क्षोभ, सब में आया बाहर, छोड़ सब में आया बाहर। तो ये आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं इसे। अब वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उनके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जा सकता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए सौरमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल एवं तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% तथा ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी सभी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि 1% हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो प्राणियों की वृद्धि के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? वो हमारी नाइट्रोजन है। और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यह भी बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। तो पृथ्वी को गर्म रखने में कौन सी गैस सहायक है? वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। प्राणियों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन गैस आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। जी, फैक्ट आपको ध्यान रखना है। प्राणियों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन गैस आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। घनत्व का मतलब है कि जो जलवाष्प के कण हैं उनका अधिक से अधिक निकटता होना। तो जितने जलवाष्प के कण जितने अधिक नजदीक होंगे वहां पर उससे ज्यादा उतना ही ज्यादा घनत्व होगा। तो कहाँ पर सबसे ज्यादा घनत्व होता है? तो समुद्र जो तल है हमारा, समुद्री तल पर सबसे अधिक घनत्व होता है। तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। तो मध्य मंडल तक तापमान घटता है और मध्य मंडल से आगे तापमान बढ़ने लगता है और बहिर्मंडल का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। आप यह एक फैक्ट है कि सूर्य की जो बाहरली सतह है उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है और हमारी पृथ्वी का कितना है? 5000 डिग्री सेल्सियस है, यानी 1000 डिग्री सेल्सियस ही कम है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्र वायु, पहले आपको घनत्व के बारे में बताया गया, फिर आपको तापमान के बारे में बताया गया, फिर आपको वायुमंडल के बारे में बताया जा रहा है कि वायुमंडल क्या करता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है।
गतिशील वायु को पवन कहते हैं। तो पृथ्वी पर हवाओं के बहने का कारण उसका हमारे जहाँ वायुमंडल के द्वारा पड़ने वाला दबाव है पृथ्वी की सतह पर। अब आगे जीवमंडल आता है। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। अब आपने क्या किया कि जीवमंडल में से मतलब कि पादप जगत में से आपने कुछ पेड़ों को काट लिया और इससे स्थल मंडल पर प्रभाव पड़ा, यानी जो मिट्टी है उसका कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। अब प्राकृतिक आपदा भूकंप आया तो इससे स्थल मंडल की सतह में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। अब देखिए भी जो हमारे उद्योगों, तापीय संयंत्रों आदि से निकलने वाले कई प्रदूषित पदार्थ हैं, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड है। जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, आपने पीछे भी पढ़ा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारी पृथ्वी जो ऊष्मा को अवशोषित करती है और पृथ्वी को गर्म रखने का कार्य करती है। अब जब जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी तो यह ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित करती जाएगी, यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊष्मा है उसको भी पृथ्वी पर ही अवशोषित करके रख लेगी, जिससे कि पृथ्वी का तापमान बहुत बढ़ जाएगा और जहाँ पर जीव जंतुओं का रहना मुश्किल हो जाएगा। और यही समस्या आज वर्तमान में चल रही है। बहुत ज़्यादा तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने से बहुत बड़े बड़े उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव से जो बड़े हमारे हिमनद हैं वो पिघल रहे हैं, जिससे हमारी जो समुद्र की सतह है उसका जल स्तर जो है वो ऊंचा हो रहा है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है और यही भूमंडलीय तापन है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा स्थल मंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। इसके साथ हमारा चैप्टर आज का खत्म होता है। क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो जल मंडल है, स्थल मंडल है, जीव मंडल है और वायुमंडल है। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो महाद्वीप पहला एशिया है, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, एंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित हैं। एंटार्कटिका महासागर है और दूसरा जो हमारा है वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये जो 2 महाद्वीप हैं ये दोनों पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित हैं। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, छोड़ सब में आया बाहर। तो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और आगे है हमारा बहिर्मंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है और दूसरे ग्रहों से पृथ्वी को देखने पर जो हमारी पृथ्वी है वो नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ही हमारे स्थल मंडल का अधिकांश भाग पाया जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों आवश्यक है? तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, रहने के लिए स्थल भाग आवश्यक है और पीने के लिए जल आवश्यक है। तो ये तीनों जगह जहाँ मिलती हैं वो क्या होता है? वो हमारा जीवमंडल होता है। अब जीवमंडल में जीवित प्राणी रहते हैं, तो जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों आवश्यक है? क्योंकि जीवमंडल में ही हमें ऑक्सीजन मिलती है सांस लेने के लिए और हमारी वृद्धि के लिए हमें प्राणियों की वृद्धि के लिए हमें नाइट्रोजन मिलती है और पौधों की वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है
और पीने के लिए जल मिलता है और रहने के लिए सतह मिलती है। तो जो तीनों स्थल जहाँ पर तीनों परिमंडल जहाँ पर मिलते हैं उसे ही हम जीवमंडल कहते हैं। और हमारी जो मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो तीनों परिमंडलों की प्रक्रिया आवश्यक है। आगे है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो जुराल पर्वतमाला जो है एशिया और यूरोप को अलग करती है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? तो जो है स्थल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया था। वायुमंडल में किस गैस का परसेंट सर्वाधिक है? तो वो है हमारा नाइट्रोजन। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? तो स्थलमंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। जीवमंडल स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए आवश्यक है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई जो है लगभग 8,848 मीटर है। इसी के साथ आज के हमारे जो पीडीएफ जो है इस चैप्टर के खत्म होते हैं। इसको हमने पूरे पीडीएफ रीड करके आपको कम शब्दों में समझाने की कोशिश की है। आगे हम इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं, आप उन्हें अपनी कॉपी में उतार सकते हैं ताकि आपको इस चैप्टर की पूरी विषय वस्तु आसानी से समझ आ जाए। चैप्टर 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जहां पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम जलमंडल कहते हैं। भूमंडल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। यह प्रकृति की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से मिलकर बना होता है, जिसमें जीवों के लिए आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा गया है। महाद्वीप, बड़े स्थलीय भूभाग 7 हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। महासागरीय बेसिन, बड़े जलाशय होते हैं। जो 4 बड़े महासागर हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। सतह स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे 0 माना जाता है। आगे आपको नोट में लिखना है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8,848 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त या फिर ट्रेंच है जिसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर है। नोट में लिखना है, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा 29 मई 1953 को पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। जापान की जुंगो ताबेई 16 मई 1975 को विश्व में प्रथम महिला थी यह। और भारत की प्रथम महिला जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा बचेंद्री पाल थी। 23 मई 1984 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो पहले हमारे जुको ताबेई थे और दूसरे तेंजिंग नार्गे शेरपा भारतीय व्यक्ति थे। इन्होंने 1953 में माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा और जो हमारे 29 मई 1953 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। और जो चुको दबई महिला थी, वो एडमंड हिलेरी थे, वो न्यूजीलैंड के थे। और जो जापान की थी महिला विश्व की पहली, वो जुको ताबेई थी जिसने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। और जो हमारी भारतीय महिला थी पहली, वो थी जुको बचेंद्री पाल, इसने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। आगे है महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। एशिया, अब एशिया महाद्वीप की आपको विशेषता बताई गई है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वतमाला है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप प्लस एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। अब अफ्रीका महाद्वीप की विशेषताएं बताई गई हैं। यह एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसने कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। विश्व का सबसे बड़ा गर्त सहारा
जो रेगिस्तान है यहीं पर है। विश्व की सबसे लंबी नील नदी यहीं से होकर गुजरती है। अगला हमारा महाद्वीप है वो है उत्तरी अमेरिका। तो यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। आगे है हमारा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। अब है अंटार्कटिका। यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह किसी प्रकार का स्थानीय निवास नहीं है यहाँ पर, जहाँ बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित हैं। भारत की भी शोध केंद्र मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री यहाँ पर स्थित है। अगला महाद्वीप यूरोप है। यूरोप महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। अगला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह चारों तरफ समुद्रों तथा महासागरों से घिरा है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। आगे है जलमंडल। अब आपको स्थल मंडल में संपूर्ण जानकारी मिल गई है। अब आप जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसके 71% भाग पर जल पाया जाता है तथा 29% भाग पर स्थल। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97.2% जल महासागरों में पाया जाता है। केवल वह खारा होने की वजह से पीने योग्य नहीं है। 2.8% जल हिम चादरों तथा भूगर्भ में संचित है। केवल 0.03% जल पीने योग्य अलवणीय जल है। महासागर। अभी जलमंडल में आता है महासागर। बड़े से छोटे क्रम के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर नहीं है जी। दक्षिण में कौन सा स्थित है? तो दक्षिण में अंटार्कटिका स्थित है, इसलिए इसे दक्षिण महासागर लिखा हुआ है। और आर्कटिक महासागर जो कि उत्तरी ध्रुव कहलाता है, उत्तरी ध्रुव में स्थित है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त यानी मेरियाना जो ट्रच है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। अंटार्कटिका महासागर के पश्चिम किनारे पर उत्तर व दक्षिण अमेरिका व पूर्वी किनारे पर यूरोप व अफ्रीका स्थित है। अंटार्कटिक महासागर की तट रेखा बहुत ही दंतुरित है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पर रखा गया है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका एवं पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। तो जो दक्षिण महासागर है वो अंटार्कटिका जो द्वीप है उसको चारों तरफ से, दक्षिण महासागर का मतलब है हमारा जो हिंद है ना उसके बारे में बात हो रही है। अंटार्कटिका जो महासागर है उसके बारे में बात हो रही है। तो दक्षिण महासागर जहाँ पर अंटार्कटिका महासागर एक ही बात है, अंटार्कटिका महासागर है और अंटार्कटिका ही महाद्वीप है। तो दोनों के नाम सेम ही है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित है। यह प्रशांत महासागर से एक छिछले जल संकरे भाग से जुड़ा है जिसे हम बेरिंग जल संधि कहते हैं। अगला हमारा मंडल है वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों तरफ से गैस से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। छोड़ सब में आया बाहर यह ट्रिक है जो मैंने आपको पहले भी बताई है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है। इसे उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। पहला है सौरमंडल। इसका नामकरण टीजरेस डी बोल्ट ने किया है। सभी मौसमी घटनाओं के लिए सौरमंडल उत्तरदायी है। समस्त गैसीय द्रव्यमान का 75% इसी भाग में पाया जाता है। आगे समतापमंडल। स्ट्रेटोपोल धरातल से 50 किलोमीटर ऊंचा है जहां कोई मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती हैं, जहां पर जहाज वायुयान के लिए आदर्श दिशाएं पाई जाती हैं, जहां पर ओजोन मंडल की परत भी पाई जाती है। आगे मध्य मंडल मेसोपोल। विस्तार धरातल से 80 किलोमीटर तक है। सौरमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में
गिरावट आती जाती है। यह गिरावट मध्यमंडल तक रहती है। उसके बाद तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आगे है आयनमंडल विस्तार, इसका 80 से 640 किलोमीटर तक है। आयनमंडल में आयनों की प्रधानता है, इसलिए आयनमंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर अर्जित परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। सैटेलाइट इसी मंडल में आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है आयनमंडल के बारे में। आगे बहिर्मंडल, यह वायुमंडल का सबसे बाहरी मंडल है, जहां पर तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना है, जिसमें आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% तथा ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए तथा नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। CO2 पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिसमें पृथ्वी गर्म रहती है, जिससे यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो प्राणियों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है और पौधों की वृद्धि के लिए CO2 आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, घनत्व में भी भिन्नता आती जाएगी। स्थल समुद्र की सतह पर सबसे ज्यादा घनत्व होता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। हम जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, घनत्व तेजी से घटता जाता है। ऊपर जाने पर मध्यमंडल तक तापमान घटता है। तो जी आपने पीछे भी जाना, नोट में लिखेंगे आप, वायुमंडल उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। जो हमारी वायु है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। आगे जीवमंडल है, जहां पर जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों तक पाई जाती है। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, जंतु जगत तथा पादप जगत। जीवमंडल तीनों मंडलों में अवस्थित होता है। नोट में लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। अब जो वर्तमान में सबसे बड़ा जो मुद्दा जलवायु परिवर्तन का जो है वो इसी की वजह से हो रहा है। जैसे जैसे CO2 की मात्रा बढ़ रही है, तो जितनी अधिक CO2 की मात्रा बढ़ेगी वो उतनी ही ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित करेगी, और जितनी ही ज्यादा वह ऊष्मा को अवशोषित करेगी तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। पृथ्वी के तापमान बढ़ने से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव तथा जिसे हम पृथ्वी का तीसरा केंद्र कहते हैं, जो हमारा हिमालय वाला क्षेत्र है, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो भारत आते हैं, नेपाल, भूटान आदि भी आते हैं। तो इसे पृथ्वी का तीसरा कहा जाता है, बर्फ का क्षेत्र। तो इससे भी क्या हो रही है, बर्फ पिघल रही है। उत्तरी ध्रुव से भी बर्फ पिघल रही है। बहुत बहुत बड़े हिमखंड जो हैं वो टूट टूट कर पानी के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, जिससे कारण क्या हो रहा है कि जो पृथ्वी जो हमारी सतह का जो जल, हमारे समुद्र की सतह का जो स्तर है वो ऊंचा उठ रहा है। और लगभग दो यदि और मतलब कि यदि वो ऐसे उठता रहा तो जो मालदीव जैसे देश हैं, जो कि लगभग बहुत निचली सतह पर हैं, स्थल मंडल की बहुत निचली सतह पर हैं, वो क्या है, उनके डूबने की संभावना 100% है। तो इसलिए जो है अब जो मुद्दा है, जो जलवायु परिवर्तन, जहाँ पर CO2 का जो मुद्दा है जो है बहुत विस्तृत हो चुका है, और इसके लिए सभी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो भी इसको संतुलित करने के लिए प्रयासरत हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। आशा है आपको चैप्टर समझ आया होगा। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। किसी भी चीज़ के आपको नोट्स बनाना जरूरी है। नोट्स बनाएंगे तो ही वो आपको आपके लहजे में आ पाएगी वो चीज़, ऐसे सीधा पढ़ने से नहीं आती। किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको पहले देखना, फिर सुनना, फिर लिखना, फिर रीड करना कंपलसरी है। जो आपने 4 स्टेप यदि कर लिए तो यानी आपने उस जो चैप्टर है उसका 100% अपने अंदर सेव कर लिया है। तो इसी के साथ आज हमारा चैप्टर खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।